हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे पूरा लेखीय स्रोत। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा लेखीय स्रोत को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान हिस्ट्री का पूरा लेखीय स्रोत। तो पूरा लेखीय स्रोत में हम पहले लिखेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे है अपना, जो कुछ नॉलेज होनी चाहिए अपन को। राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में। ठीक है। और राज्य अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? यह है अपने बीकानेर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपने। अब इसमें पूरा लेखीय स्रोत में आप पढ़ेंगे अपने, पहला है खरीता। खरीता, राजा द्वारा खरीता क्या कहलाती है? राजा द्वारा राजा को पत्र लिखा जाता है। खरीता में क्या होता है? खरीता होता है राजा को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? खरीता कहलाती है। नेक्स्ट है अपने परवाना। परवाना प्रजा द्वारा राजा को पत्र परवाना राजा द्वारा अधीनस्थों को पत्र लिखा जाता है। राजा द्वारा अधीनस्थों को पत्र लिखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे? परवाना। नेक्स्ट है अपद्यारथ। ये होता है जब प्रजा राजा को पत्र लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपद्यारथ। प्रजा द्वारा राजा को पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता था। नेक्स्ट है इसमें सियाए हुजूर। यह जयपुर राज्य से संबंधित है। यह जयपुर राज्य से संबंधित है। इसमें राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। इसमें स्याए हुजूर में इसमें राज परिवार के दैनिक खर्चे लिखे जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है दस्तूर कोमवार। दस्तूर कोमवार ये क्या है? यह भी जयपुर राज्य से संबंधित है। इसमें कर्मचारियों के नाम व
उनकी जाति लिखी जाती थी। कर्मचारियों के नाम और उनकी जाति लिखी जाती थी। नेक्स्ट है हकीकत बही। हकीकत बही। हकीकत बही में क्या लिखा जाता था? इसमें राजा के दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी। इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी। दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी कि दिन में वो क्या क्या करते थे काम। अब नेक्स्ट है अपने कमठाना बही। कमठाना बही। कमठाना बही में इसमें निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। कमठाना बही से किसकी जानकारी मिलती है? निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। इसमें निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद है अपनी हुकूमत बही। हुकूमत बही। हुकूमत बही क्या काम आती है? इसमें शासकीय आदेश लिखे जाते थे। इसमें शासकीय आदेश लिखे जाते थे हुकूमत बही में। नेक्स्ट है अपने राणा राज सिंह की बही। तो राणा राज सिंह की बही। राणा राजा राज सिंह की बही राजस्थान की प्राचीनतम बही है। यह है राजस्थान की प्राचीनतम बही है। इसमें मेवाड़ राज्य की जानकारी मिलती है। इसमें मेवाड़ राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इसी के अंदर अगला है जोधपुर हुकूमत से बही। जोधपुर हुकूमत री बही। जोधपुर हुकूमत री बही। जोधपुर हुकूमत की बही ये राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही है। यह है राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही है। यह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देती है। यह है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने अब हमने पूर्व लेखीय स्रोत पढ़ा। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है। पूर्व लेखीय स्रोत पढ़ा, इसकी रीडिंग लगा लेते हैं।
अब इसमें अपने क्या क्या पढ़ा अपने, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, दिल्ली में, और राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। खरीदता किसे कहा जाता है, खरीदता जब राजा को पत्र लिखता है उसको क्या बोलते हैं, खरीदता बोलते हैं। परवाना उसे बोलता है राजा द्वारा अधीनस्थों को पत्र लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, परवाना। अदालत इसे बोलते हैं प्रजा द्वारा राज्य को पत्र लिखा जाता है, इसके द्वारा प्रजा द्वारा राज्य को पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं अपर अदालत। नेक्स्ट है सियाए हुजूर, ये जोधपुर राज्य से संबंधित है। इसमें राज परिवार के जो दैनिक खर्चे थे वो लिखे जाते थे, उस खर्चों को जो लिखे थे उसको बोलते हैं सियाई हुजूर। दस्तूर कौमवार, ये भी जयपुर राज्य से संबंधित है। इसमें कर्मचारियों के नाम उनकी जाति लिखी जाती थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तूर कौमवार, कौमवार कौम से जाति से आपको याद होना चाहिए। दस्तूर कौमवार जयपुर राज्य से संबंधित है और इसमें कर्मचारियों के नाम उनकी जाति लिखी जाती थी। नेक्स्ट है अपने हकीकत बही, इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या लिखी जाती थी। दूसरा है कमठाना बही, इसमें निर्माण कार्यों की जानकारी मिलती थी। नेक्स्ट है हुकूमत बही, इसमें शासकीय आदेश लिखे जाते थे। और राणा राज सिंह की बही, ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बही है, इसमें मेवाड़ राज्य की जानकारी मिलती है। इसके बाद है जोधपुर की हुकूमती बही, ये राजस्थान की दूसरी प्राचीनतम बही है। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल की जानकारी देता है। तो ये हमने पढ़ लिया आज पूरा लेखीय स्त्रोत। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने राजस्थान का प्राचीन इतिहास। अब स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया आपने। अब हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास। तो हेडिंग लगा लो, न्यू टॉपिक, राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास। राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास। ओके, अब इसके अंदर जब अपने इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के पढ़ने के कुछ चरण होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हीं को अपने आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से इतिहास जानने में पढ़ेंगे, वो क्या पहले क्या क्या सहायता मिलेंगी। पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल, पाषाण काल, पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्य काल। नेक्स्ट आया था अपने कांस्य काल के बाद लोहा काल। नेक्स्ट इसके बाद महाजनपद हुए, महाजनपद काल। नेक्स्ट हुए थे अपने मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आता है अपने मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद अपने आते हैं गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आता है गुप्तोत्तर काल। तो हम ये पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लोहा काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इनको पूरा डिस्कवर करेंगे एक एक, ठीक है। तो पहला अपने यहाँ पे लगाओ पाषाण काल, यहाँ भी लिख सकते हो पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें देखो
1870 ईस्वी में सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ जो कि कहाँ पे है, बूंदी में, से हस्तकुठार जिसको क्या बोलते हैं अपने, कुल्हाड़ी, क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। (1870) में सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ यानी कि जो बूंदी में है, बूंदी से हस्तकुठार यानी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनकार को ऐसे उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए तथा बी ऑलचिन को जालोर से प्राप्त हुए। ठीक है। अब अपने लिखेंगे पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, जहाँ हमें पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो हम केंद्र लिखने वाले हैं। पहला है पाषाण, आप भी लिखते हैं पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। ठीक है। तो पहला आता है केंद्र बागोर। ठीक है। ये बागोर कहाँ पे स्थित है, बागोर भीलवाड़ा। ठीक है। ये कोठाई नदी के किनारे स्थित है। तो भीलवाड़ा में ये सभ्यता कहाँ मिली हमें, भीलवाड़ा में बागोर में, भीलवाड़ा बागोर में ये है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो हमारी पहली क्या थी, बागोर भीलवाड़ा जो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ये सभ्यता। इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। तो बागोर जो सभ्यता है पाषाण काल की, इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इस बागोर सभ्यता की खोज किसने की थी, उत्खननकर्ता कौन थे, तो उत्खननकर्ता ये जरूर पूछे जाते हैं। उत्खननकर्ता थे बागोर के वीएन मिश्र, जो हमने क्या है पूरा नाम इनका, वीएन मिश्र, जिसे हम बोलते हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है। महासत्यों नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। यहाँ पे महासत्यों
सतियों नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। ठीक है। अब साक्ष्य क्या क्या मिले इसमें, पाषाण काल में इनके साक्ष्य क्या क्या मिले, वहाँ पे क्या यूज़ करते थे लोग पहले। तो साक्ष्य, अब यहाँ अपने साक्ष्य लिखेंगे। जो साक्ष्य मिले हैं हमको, तो साक्ष्य यहाँ हमें पहला साक्ष्य मिला लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण। ठीक है। फिर हमें पशुपालन के अवशेष मिले। यहाँ पे पशुपालन किया जाता था। पशुपालन, दूसरा कृषि। ठीक है। फिर हमको क्या अवशेष मिले, तांबे के छेद वाली सुइयां। तांबे के छेद वाली सुइयां। ठीक है, ये हमें मिली। फिर हमें मिले शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन। जो शव है उनके साथ, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन। ठीक है। और कौन सा साक्ष्य मिला, और हमारे लोहे के उपकरण। लोहे के उपकरण। ठीक है। तो हमें बागोर से क्या क्या मिला वो हम पढ़ते हैं। उत्खननकर्ता कौन थे, वीएन मिश्र, जिसे हम वीरेंद्रनाथ मिश्र बोलते हैं। ये कोठारी नदी किनारे स्थित है, भीलवाड़ा में है। ये राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है इसे। उत्खननकर्ता विशेष है वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बागोर सभ्यता की खोज की थी। भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे स्थित था, मिली है। माँ सती नामक स्थान का उत्खनन यहीं किया गया था। साक्ष्य क्या क्या मिले, लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन, लोहे के उपकरण। तो ये बागोर हो चुका है। अब हमें दूसरी सभ्यता पढ़ेंगे, तिलवाड़ा। तो हम पढ़ेंगे अब तिलवाड़ा। ये हमने यहाँ पे 1 पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखेंगे। तो अब हमें तिलवाड़ा 2 नंबर। तिलवाड़ा ये बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये है बालोतरा जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ये बालोतरा के लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इसमें उत्खननकर्ता कौन थे इसके उत्खननकर्ता वीएन मिश्र। उत्खनन करता वीएन मिश्र, जिसे हम कहते हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र पूरा नाम। ये इसके उत्खननकर्ता थे। अब अगला है पचपदरा, 3 नंबर। पचपदरा ये कहाँ है, बालोतरा में। ठीक है, यही बालोतरा में। नेक्स्ट आता है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट आता है 5 नंबर जायल। ये कहाँ है, नागौर में।
नेक्स्ट आता है 6 नंबर डीडवाना। ये भी कहाँ स्थित है? नागौर की सभ्यता है ये। नेक्स्ट आता है सोजत 7 नंबर। सोजत कहाँ पे है? पाली में है, पाली में स्थित है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर दनेरी। तो दनेरी भी कहाँ पे है? पाली में। आगे हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो हमारे वीएन मिश्र थे, वीरेंद्रनाथ मिश्र, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हम इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मान लो या नोट मान लो, जैसे ये आपको सही लगे, ठीक है। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र जी ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक कौन कौन सी है? तो पहली है बागोर एंड तिलवाड़ा लेट मैसोथोलिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अभी हमने कवर किया है पाषाण काल, अब हम करेंगे ताम्र पाषाण काल। तो 2 नंबर पॉइंट डाल के लिखो आप, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इस काल में, इस काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है। अधिकतर केंद्र किस कहाँ के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। इसे बनास सभ्यता कहा जाता है। इसे बनास सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें लाइन लिखेंगे, आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो आहड़ किस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? ताम्र पाषाण काल का। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सज्जन चंद अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी इस सभ्यता की खोज? आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। तो रत्न चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से अब हम लिखेंगे इसमें? प्रमुख केंद्र, जो केंद्र प्रमुख है वो लिखेंगे हमने। पहले लिखते हैं आहड़, आहड़ लिखते हैं पहले। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में स्थित है।
इसमें उदयपुर जिले में से आय या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम इसको क्या बोलते थे? आघाटपुर या आठपुर। ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट बोला जाता था। स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट बोलते हैं। ठीक है। उत्खननकर्ता इसके काफी हुए। तो इनके नाम है, पहले हैं अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट हुए अपने आरसी अग्रवाल, जिसे हम रतन चंद्र अग्रवाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हुए हंसमुख धीरज सांकलिया। नेक्स्ट हुए वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है जी, इसके उत्खनन करते हुए अब हमको यहाँ के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं आहट से, वो उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे हमने बागोर का लिखा था, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तांबे की बटिया प्राप्त हुई है। इसके यहाँ से ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तांबे को गलाने के लिए तांबे की बड़ी बटिया प्राप्त हुई है। तो इसे क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी। काले व लाल मृदभांड यानी गोरे और कोठे मिले हैं। तो यहाँ पे और क्या मिला है? काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, गोरे या कोठे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 6 चूल्हे मिले हैं, जिससे बताता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन। ठीक है। 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है। 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है। ठीक है। सिलबट्टा मिला है। यहाँ पे। नेक्स्ट मिला है बिना हत्थे का जलपात्र। ईरानी सभ्यता की जानकारी से पता लगता है, इससे पता लगता है यहाँ पे ईरानी सभ्यता की जानकारी थी इनको। ठीक है। नेक्स्ट और क्या मिला अपन को? अपोलो के चित्र।
अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है। ठीक है, ये कहाँ का सिक्का था? यूनानी सभ्यता की जानकारी का पता लगता है। ठीक है, रंगाई छपाई उद्योग था इनका। रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, इसमें बाट, यहाँ इससे बाट से पता लगता है आहड़ एक क्या था? व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे कृषि में अपन को मिला है गेहूं, चावल, ज्वार क्या हुए हैं? हमको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बैल की मण मूर्ति। इसे बनास का बैल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बनास का बैल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने पत्थर की नींव। जो घर बनाते थे तो नींव किसकी डालते थे? ये पत्थर की नींव। ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग। नेक्स्ट है ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्टज का प्रयोग। ईंटों की मजबूती देने के लिए क्वार्टज का प्रयोग करते थे। शव के साथ आभूषण पुनर्जन्म की जानकारी मिलती है। जो ये शव दफनाते थे उनके साथ उसके आभूषण भी रखते थे साथ में। शव के साथ आभूषण पुनर्जन्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये साक्ष्य मिले हैं अपने आहड़ से। अब इसके अंदर पढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड जो कि कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में स्थित है। गिलुंड राजसमंद। ओके, अब यहाँ के उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता पहले लिखेंगे हम उत्खननकर्ता बीबी लाल नेक्स्ट अपने उत्खननकर्ता है B.R. शिंदे। नेक्स्ट हुए गैमरी पोराल। गैंगरी पोराल। तो ये उत्खनन करता हुए यहाँ से हमको साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए? गिलुंड से साक्ष्य जो हमें मिले हैं, पक्की ईंटें मिली हैं हमको। यहाँ से पक्की ईंटें मिली हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं। पत्थर की गोलियां
पत्थर की गोलियां प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के खिलौने। 4 नंबर अपने को क्या प्राप्त हुए हैं? हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत की चूड़ियां। ठीक है। 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मोड़िया मगरी का उत्खनन किया गया। नेक्स्ट इसमें मोड़िया नेक्स्ट आता है बालाथल। 3 नंबर पे क्या लिखेंगे अपने? बालाथल। तो बालाथल ये कहाँ की सभ्यता है? बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर। उत्खननकर्ता कौन थे? वीएन मिश्र। उत्खननकर्ता वीएन मिश्र। ठीक है। साक्ष्य क्या क्या मिले अपन को? साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, लोहा गलाने की बटिया। लोहा गलाने की बटिया प्राप्त हुई है। और यहाँ से 11 कमरों का मकान मिला है। 11 कमरों का मकान। और हमें नलकूप मिले हैं। नलकूप मिले हैं। और हाथ से एक बना कपड़ा मिला है। ये लिख देता हूँ मैं, हाथ से बना कपड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो बालाथल से हमें यही प्राप्त हुआ है। इस केंद्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो बालाथल का केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो इस केंद्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। 4 नंबर अपनों को क्या मिला है? 4 नंबर ओजियाना। नेक्स्ट आता है ओजियाना। ओजियाना ये कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा। ओजियाना, भीलवाड़ा, गिलुंड, राजसमंद, आहड़ और ठीक है। उत्खननकर्ता कौन कौन हुए इसके? उत्खननकर्ता तो B.R. मीणा। B.R. मीणा। नेक्स्ट हुए आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी। ठीक है। साक्ष्य क्या क्या मिले अपन को? गाय बैल की मणिमूर्तियाँ। साक्ष्य मिले अपने गाय व बैल की मणिमूर्तियाँ। नेक्स्ट है अपने 5 नंबर भगवानपुरा। भगवानपुरा जो कि कहाँ पे है? जयपुर में। 6 नंबर रोजदी। रोजदी ये कहाँ से है? गुजरात। ठीक है।
तो ये अपन को रोजदी गुजरा से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं कांस्य युग। कांस्य युग के लिए पाषाण काल पढ़ लिया, ताम्र पाषाण काल, अब कांस्य काल पढ़ रहे हैं हमने, कांस्य युग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर कांस्य युग। कांस्य युग, ठीक है। प्रारंभ से इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो आप। प्रारंभ से इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के कई केंद्र विलुप्त सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी के किनारे भी स्थित है। अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का प्रथम केंद्र हड़प्पा था। इस सभ्यता का प्रथम केंद्र हड़प्पा था। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रमुख केंद्र कौन कौन से होंगे? कांस्य युग के प्रमुख केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र, प्रमुख केंद्र, पहला आता है कालीबंगा। पहले ये कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, जैसे सरस्वती नदी, अमृत नदी, ठीक है, द्वेष नदी बोलते हैं घग्गर नदी को, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। कालीबंगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां।
ऑरेल और स्टाइन ने घग्गर नीति का सर्वेक्षण किया। ठीक है, तो ऑरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का क्या किया? सर्वेक्षण किया। घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। तो सर्वेक्षण बोले तो ऑलस्टाइन ने किया था। सर्वप्रथम एलपी टेस्टोरी ने, जो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी देने वाले, सर्वप्रथम जानकारी दी थी एलपी टेस्टोरी द्वारा। टेस्टोरी द्वारा सर्वप्रथम जानकारी दी गई है कालीबंगा सभ्यता की। 1953 में ईस्वी में आम्रनंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। 1953 में ईस्वी में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। ठीक है, जानकारी दी एलपी टेस्टोरी द्वारा, खोजा गया आमनंद घोष द्वारा, और सर्वेक्षण किया गया ऑरेल आइंस्टाइन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो उत्खनन करता तो पहले बीबी लाल द्वारा, नेक्स्ट हुए अपने बीके थापर, नेक्स्ट हुए एमडी खरे। ठीक है, तो इन्होंने ये अपने उत्खनन करता हुए कालीबंगा सभ्यता के। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तो ये हमारे कालीबंगा। पाकिस्तान के कोटदीजी केंद्र, कोटदीजी कालीबंगा के समान है। जो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के कोटदीजी जो कालीबंगा के समान है। तो पाकिस्तान का कोटदीजी जो कि एक केंद्र है, वो कालीबंगा के समान है। यहाँ पर 5 तौर पर उत्खनन किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। यहाँ पर 5 स्तरों में उत्खनन किया गया था। पहला है प्राक हड़प्पा। तो पहला है प्राक हड़प्पा, दूसरा है विकसित हड़प्पा। ठीक है, प्राक हड़प्पा में 1 से 2 स्तर, प्रथम और दूसरा स्तर आता है। पहला
पाक हड़प्पा में, और विकसित हड़प्पा में 3 स्तर आते हैं, तीसरा, चौथा व 5वां स्तर विकसित हड़प्पा में आते हैं। तो 5 स्तरों में खुदाई की गई थी। तो पहला हड़प्पा में, पाक हड़प्पा में 2 स्तर हुआ, पहला और दूसरा। दूसरा विकसित हड़प्पा में 3 स्तर खुदाई, तीसरी, चौथी व 5वीं। कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था। कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था। तो पहला था दुर्ग, जिसमें प्रशासनिक भवन आते थे, प्रशासनिक भवन, और दूसरा था निचला नगर। इसमें जन सामान्य घर थे, ठीक है। अब साक्ष्य क्या क्या मिले हैं हमको यहाँ से, कालीबंगा से। तो साक्ष्यों पे एक नज़र डालते हैं अपने। तो साक्ष्य में दोनों भाग अलग अलग प्रकृति से घिरे हुए थे, ठीक है। जो 2 भाग है, ये पहले ही साक्ष्य ढूंढते हैं अपने। दोनों जो भाग हैं अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, एक था द्वारपाल कक्ष भी मिला, द्वारपाल कक्ष। नेक्स्ट, जुता हुआ खेत मिले यहाँ पे, तो जुते हुए खेत, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में, तो एक ही दिशा में कूदे हुए थे, दक्षिणी पूर्वी दिशा, ओके। एक साथ 2 फसल उगाते थे, तो एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले, 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले, ठीक है। 7 अग्निकुंड मिले, 7 अग्निकुंड। नेक्स्ट है भागते हुए बैल की मण मूर्ति, भागते हुए बैल की मण मूर्ति, ठीक है। युग्मित शवदान मिले हैं, तो युग्मित शवदान, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी मिलती है, अलंकृत ईंटें मिली है। ईंटों को क्या किया गया, अलंकृत किया गया है। स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव है, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, ठीक है। लकड़ी की नालियाँ, नेक्स्ट है तांबे की चूड़ियाँ,
6 छेद वाली एक खोपड़ी मिली है। 6 छेद वाली मानव खोपड़ी। इससे पता चलता है मस्तिष्क माथे यानी कि सूजन या शल्य चिकित्सा की जानकारी। भूकंप आया था सभ्यता में। भूकंप में घरों की दरारों के कारण हुआ। भूकंप से घरों की दरारें पड़ गई। दरारों के कारण 1985 ईस्वी में यहाँ संग्रहालय स्थापित किया गया था कालीबंगा में। 1985 में ईस्वी में यहाँ पर संग्रहालय स्थापित किया गया। तो कालीबंगा सभ्यता। अब अपने नेक्स्ट सभ्यता बढ़ते हैं सोथी, जो कि बीकानेर में है। सोथी ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अमलानंद घोष ने इससे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया। अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया। तो उद्गम स्थल किसने बताया? अमलानंद घोष द्वारा। इसे कालीबंगा का प्रथम भी कहा जाता है। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है सोथी को। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। केंद्र कौन कौन से थे इसके? सोथी के जो केंद्र थे, जो पहले केंद्र हैं जो सोथी सभ्यता के, तो है पहला सावणिया और दूसरा था पूगल। ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर में स्थित है। ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे लोहा युग। तो हमने दो कंप्लीट कर लिए हैं। 3 कंप्लीट कर चुके हैं अपने। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण, तीसरा है कांस्य काल। अभी पूरा किया अपन ने। अब हम कहेंगे लोहा युग, जो लोहे काल का है। ठीक है। तो लोहा युग अपने कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ टॉप पे डालेंगे 4 नंबर पॉइंट। लोहा युग। लोहा युग से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप साथ में इसके नोट्स बना रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी भी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इससे मोटिवेट होकर आपको ये राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। अगर इसकी वॉचिंग और
व्यूज़ अगर कम आते हैं, कोई लाइक नहीं करता, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखूँगा। ठीक है, तो चलो जितना भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।